दोस्तों, आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका परिचय बहुत बड़ा है। अगर हरियाणा की राजनीति को देखा जाए तो तीन लाल हरियाणा की राजनीति में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। चौधरी बंसी लाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजन लाल। इन तीन लालों की राजनीति में चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो आजीवन राजनीति है वो चौधरी बंसी लाल के खिलाफ की। और एक समय ऐसा आया जब उनके साथ इन्होंने राजनीति की और उन्हीं की पार्टी से ये सांसद भी बने। चौधरी भजन लाल के साथ भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, इमरजेंसी के दौरान इनकी मुलाकात चौधरी देवीलाल से भी हुई, या ओम प्रकाश चौटाला इनके साथ जेल में बंद थे। तो आज चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल जी से पूछते हैं उनके ज़िंदगी के अनुभव और बहुत रोचक जानकारी आज आपको मिलने वाली हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। अंकल जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका राजनीति में से आने से पहले आप क्या करते थे और आपका गांव कौन सा है, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। देखिए, गांव तो मेरा तो शाम के पास है, खरकड़ी माखवान जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राइमरी स्कूल अपने गांव खरकड़ी माखवान से हुई। फिर इसके बाद मैं 5वीं से और 10वीं तक मैं, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था जी। और हमारे स्कूल का नाम था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल तोशाम। अच्छा। तो वहाँ से मैंने जो है ना, वहाँ हॉस्टल भी पढ़े, तो पैदल जाया करते काम से। बहुत संकीर्ण रास्ते हुआ करते थे, कटीले रास्ते हुआ करते थे। और गर्मियों में तो खास कर ऐसा था कि 5 बजे 4 बजे उठ करके सीधे ही स्कूल की राही हो जाते और 7 बजे स्कूल में पहुंच जाते। 6-7 किलोमीटर का सफ़र हम दिल करते थे। इसके बाद में मतलब ये है कि छात्रावास की व्यवस्था हो गई जी। तो 4-5 साल फिर मैंने छात्रावास में भी लगाए। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद में हमारे क्षेत्र में जो सबसे अग्रणी शिक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी था और प्रसिद्ध भी था, और वाकई शिक्षा की दृष्टिकोण से दयानंद कॉलेज हिसार जो है वो अग्रणी संस्थाओं में से था और उससे मैंने बीए की डिग्री हासिल की थी। और उसके बाद में बीए डिग्री करने के बाद में चाइना की जो ना लड़ाई हो गई। अच्छा। चाइना के साथ, और हर जगह से ये बात होगी कि आज का युवा मतलब चाइना की लड़ाई में उसका कुछ न कुछ योगदान हो। तो मैंने प्रत्यक्ष योगदान भारतीय लड़ाई ना, हाँ 62 में भारतीय सेना की अगस्त 62 में मैं इनरोलमेंट हो गया एज जीडी सोल्जर। अच्छा। सिपाही के तौर पर। और खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मैं जितना मेरा जो वर्षा मिलिट्री का रहा वो सारा ऑपरेशन एरिया में रहा। अच्छा। J&K में रहा। और J&K में उसी वक्त 62 की लड़ाई के फ़ौरन बाद में ही 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हो गई थी। अच्छा। पाकिस्तान की लड़ाई में हमने आमने सामने कम्बैक्ट फाइटिंग भी की। अच्छा। और पाकिस्तान की 2 चौकियाँ, राजा और रानी चौकियाँ हमने कब्जा में ली। राजा रानी चौकी आपकी रेजिमेंट ने कब्जा में? हमारी रेजिमेंट ने उसके ऊपर कब्जा किया था जी। और उसके बाद में फिर जो है ना ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट में हो गया। उस वक्त दिमाग में एक बात आई कि इतना खून खराबा हुआ है और इंटरनेशनल दबाव के आगे शास्त्री जी ने ये जो फैसला किया है वो उनकी आत्मा के विपरीत हुआ है। अच्छा, आप लोगों का भी मनोबल? तो हमें मनोबल नहीं, हमें आक्रोश हो गया, गुस्सा हुआ है इस बात का कि भाई ये जो सारा खून खराबा फिर किस बात के लिए हुआ है। और फिर हमने जो कब्जा किया था चौकियों का, अच्छा, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का था, वो पाकिस्तान का नहीं था जी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो कब्जा हमने किया जी। और उसको हम संसद में हमने ये भी कह दिया कि भैया हमारा है जी। तो संसद ने कह दिया और हमारा है, तो हमने तो हमारा इलाका लिया था, हमने तो किसी गैर मुल्क का इलाका नहीं लिया था जी। और हिंदुस्तान की परिपाटी भी ये रही है। आप पुराने ज़माने से देखें, हिंदुस्तान की फौज ने या हिंदुस्तान की जनता ने
कभी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड है जी इसके ऊपर आक्रमण। इसने आक्रमण झेले, एक भी नहीं, जी बहुत आक्रमण झेले, सिकंदर महान से लेकर के और अंग्रेज़ों तक की जो ये जो एक किस्म से एक कड़ी बनी थी ये, इसमें शक भी आ गए, हून भी आ गए, चंगेज़ खान भी आ गए, अहमद भी आ गए, सारे तैमूरलंग भी आ गए। तो हमने इस बात का था कि भी जब हमारी जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जी, तो वो कौन से जज थे जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि भाई ये जमीन वापस कर दो। आक्रोश हो गया पूरी सेना, बहुत गुस्सा था। और मैंने तो उस वक्त मेरे कमांडेंट से कहा कि मेरा दिल फौज में काम करने के लिए है। बोले आप जाओगे जनरल बनोगे, मैंने कहा जी मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन इस वक्त ये हालात ये होगी मेरा दिल कतई जो है ना या करने के लिए नहीं होता। बोला कारण तो आपके सामने है, आप तो जो हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिला करके हमने, आप कर्नल थे, हम कंधे से कंधा मिला आपके पीछे जो है ना जंग जीती हमने। तो एक दफ़ा तो वो हंसे, फिर इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है लाइट आपका मन नहीं करता है तो आपको जो है ना हम डिस्चार्ज मंजूर करते हैं। तो फिर आपने हमने जो है ना कंपल्सरी रिटायरमेंट में आ गया। और उस वक्त फिर ये मैंने देखा कि भी हमारी जो है ना राजनीति जो पकड़ है जी, वो विदेश नीति ठीक नहीं है। तो क्यों ना हम राजनीति में ही पार्टिसिपेट करके न इसको दुरुस्त करें। तो उसके बाद में मेरे आने के बाद में जी मैंने तो फैसला ये कर लिया कि राजनीति करनी है जी। तो मैंने 67 का इलेक्शन तो शाम से एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मुकाबला भी अच्छा हुआ। 68 में एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ, वो भी लड़ा, उसमें मुकाबला अच्छा हुआ। तो जो उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते थे तो आवागमन के क्या साधन थे आप लोगों के, कैसे? क्योंकि तोशाम एक पिछड़ा सा इलाका है। ब्रीफ में मैंने पहले ही थोड़ा सा हिंट दिया था कि इतने कटीले रेतीले और झाड़ झखाड़ के रास्ते थे जिसमें एक आदमी मुश्किल से वन वे होता था। वो अच्छा, दूसरे आदमी ने फिर जो ना, अगर वो दूसरा आदमी कोशिश भी करता तो उसके जो ना कपड़े जो ना झाड़ों में फटने के हो जाते थे। ये रास्ता था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी ये बात बताऊं कि उस वक्त जूते भी होते थे, वो भी गर्म हो जाते थे। अच्छा। तो वहाँ जो पशुओं का गोबर होता था ना, उस गोबर में पैर टेक करके हम अपने पैर को ठंडा करते थे। रास्ते में एक जोड़ था ये। तो वहाँ पे बाबूजी उस समय सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही थी, जितने भी लोग थे ऐसे ही रहा करते। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है ना जीवन स्तर लोगों का निम्न स्तर पर था। अच्छा। और खाने पीने के मामले में तो सब्जी का तो कोई नाम निशान नहीं था। अच्छा। खेत में जो चीज़ हो जाया करती उसकी सब्जी बना लेते थे, या लाल मिर्च और उसको रगड़ करके सिलबट्टे के ऊपर। अच्छा। जो कि दोनों टाइम है? दोनों टाइम। शाम को तो खिचड़ी बनाते थे। अच्छा, शाम को तो मतलब ये बात होती थी कि अब चक्की जोड़ने का वक्त आ गया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब आटा पीसे नहीं है। अच्छा। वो औरतें अब जो ना दूध पिलाने का टाइम आ गया, वो उससे जो है ना वो करते थे। आजकल तो सारी जो है ना मशीन से होता काम। उसके बाद में फिर सफाई का गोबर बारी को इकट्ठा करके न उसको इकट्ठा करते थे, उसके उपले बनाते थे। उस समय तो घर के हर सदस्य के जिम्मे कोई ना कोई काम होता था। कोई न कोई काम था, और वो काम सहर्ष करता था। ये नहीं करता था कि ये काम ये करेगा, नहीं। जिसका भी जो एक किस्म से प्राकृतिक तौर से या रस्मी तौर से या सामाजिक तौर से ये ड्यूटियाँ बटी हुई थी कि ये औरतें ये काम करेंगी, और औरतों में भी ये सेक्शन की औरतें ये काम करेंगी, ये सेक्शन की औरतें ये करेंगी। बड़ी बूढ़ी थी, वो चौका चूल्हा का काम करती थी, रोटियां वही बनाती थी, रोटियां वही सेकती थी, और रोटियों के ऊपर घी चोपड़ भी लगाती थी तो वही लगाती थी। तो इसलिए उसकी इज्जत बनती थी कि अब इसकी अम्मा की अगर दाया दादी की जो ठीक ढंग से, उनका पिड्डा भी अलग से होता था। पिड्डा भी अलग से होता था। पिड्डे पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो ये वो उस वक्त कितनी हारमोनी थी। मैं तो हैरान हूँ इस बात की। आज बहू ब्याह करके जाएंगे, आते ही कहेंगी मतलब न्यारी और हो ही जाती हैं।
नहीं कि मतलब इंडिविजुअलिज्म इतना आ गया उस वक्त, तो एक किस्म से परिवार भी एक संस्था थी। अच्छा था टाइम अब जो है ना वो सारा ही नक्शा ही बदल गया उसके हिसाब से। चौधरी भजनलाल वैसे तो गैर जाट के नेता माने जाते हैं, लेकिन जब मैं एडवोकेट संत कुमार जी जो हसनगढ़ से विधायक होते थे उनसे बात कर रहे थे, वो बोले वो रोहतक की बार में अपनी फर्द लेके गए थे मेरे सामने, बोला, और कहा था देखो मेरे कागज देख लो मैं जाट हूँ। तो ये उनका जो जातियों के प्रति उन्होंने ऐसी गैर जाट की राजनीति की क्यों, जब वो खुद को जाट मानते थे? तो गैर जाट की राजनीति नहीं की, लेकिन राजनीति में जिंदा रहने के लिए उन आदमियों को कोई ऐसी बात तो नहीं है। उसके कैबिनेट में कितने जाट मंत्री थे? काफ़ी थे। और ये जो जितने भी थे, मैं था, नारायण सिंह था, दरबार मलिक था। मलिक को तो जो सरसरा बना था पार्टी का। आप इसमें जाट के साथ भेदभाव की बात कैसे हो सकती है, जब एक संगठन का चाबी उसको दे? नहीं था कोई उनके मन में इस तरह कोई बात नहीं कभी भी। जब आप सांसद रहे तो किसी राष्ट्रीय राजनेता के भी संपर्क में आप आए? देखो जी, संपर्क में तो जब मैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, जिनसे आपकी दोस्ती रही हो, उस दौर के जो राजनेता थे। उस दौर के राजनेताओं में तो देखो जी, एक तो आपका जो स्पीकर थे बहुत बढ़िया आदमी थे, शिव कुमार पाटिल। अच्छा। गुलाम नबी आज़ाद भी मतलब ठीक थे। उस वक्त सिंधिया भी जो था मेरे अच्छे ताल्लुक थे, क्योंकि मैं टूरिज़्म और सिविल एविएशन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था और वो हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया। वो भी बहुत बढ़िया आदमी थे और बहुत ही मतलब हरियाणा के लोगों को खासकर। उनके बेटे तो भाजपा में चले गए ना? अब चले गए वो तो। हरियाणा के लोगों को इसलिए भी उनका थोड़ा नाता है कि उनका जो खानदान था वो हरियाणा पे तो शासन करते थे, सिंधिया परिवार। तो बताऊँ 1803 में मैं बताऊँ आपको, मैंने एक दफ़ा एक 35 वर्ष की एक महिला थी, उसका वो काम था। मैंने वैसे ही फ़ोन कर दिया उसको कि जी ऐसे ऐसे मेरे हल्के की एक महिला है जी, उसका कोई काम है। तो वो मतलब टाकेटिव बहुत ज़्यादा थी, बात करती रही तो दुकान पकड़ के कहने लगे भाई हरियाणा वाले से तो खुदा बचाए, ज़्यादा बातें बहुत करते, तेरा काम कर दूंगा मैं। तो ज़्यादा ये जो ना ये वेद उपनिषद का लेख खोल के खड़ी ना हो, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो मतलब ये था, उनके साथ था मेरा अच्छा था। जयप्रकाश नारायण जी से मिलना हुआ आपका? और एक बार हुआ था बस, दुआ सलाम, ये ऐसे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को। चरण सिंह से? चरण सिंह से तो मेरा था, ईमानदार राजनेता था। हाँ, चरण सिंह से तो मैं बता ना, उनके प्रोग्राम भी करे मैंने सारा। ऑनेस्ट मैन थे, सीधा सपाट। और जो उस दौर के जो आप वाले जो जैसे 66 में आपने, उस समय तो मोस्टली लोग ईमानदार ही होते थे। बेईमानी का तो कोई मतलब सबक ही नहीं सीखा था। तो कब आया ये धनबल का जमाना? कब आया ये? आया जमाना आपका 77 के बाद में, के बाद जनता पार्टी का राज बना। अच्छा। उसके बाद मतलब कपाट खुलते गए। अब तो जो ना छत भी पड़ गई, तब तो कुआड़े खुले थे, अब तो छत फट गई। अब तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। अब तो ढोंगी, बहरूपिये, झूठे, चालबाज, मक्कार, धोखेबाज, इन आदमियों के ये राजनीति में क्या रिजल्ट लगाऊँ मैं इनके लिए। तो उस समय तो आप चुनाव प्रचार जीप वगैरह एक आधी होगी, उस ज़्यादा थोड़ी थी। 66 में 67 में शुरू में मेरे पास एक ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर पे गांव में वोट मांगने जाते थे। और ये चौधरी बंसीलाल किस चीज़ में जाते थे? इनके पास एक जीप थी। अच्छा। और उस जीप में भी मेरे ख्याल में वो दो एक आदमी घूमा करते, बाकी तो जुगाड़ तो था नहीं। जीप थी वो भी मतलब फौजी कोटे से जो एमपी को मिलती है ना, वहाँ से ली हुई। इमरजेंसी में ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ से पता नहीं जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और तो आपने तो ऐसी बात कर दी। इमरजेंसी का तो नाम ही जो ना गलत है। इमरजेंसी में तो कोई मरीज भी नहीं जाना चाहिए। तब तो एक पत्रकार भी बंद थे ना वहाँ पे, ट्यूबन के आपके सार्जेंट में।
जॉर्ज फर्नांडिस भी वहीं थे? जॉर्ज नहीं था, राजनारायण था। राजनारायण। राजनारायण था एक ये मोस्टली पियानी के ही ज़्यादा थे। और तो तब एक नारा भी चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। चला क्या था नारा? तो वो ईजाद भी हमने किया था जेल में। जेल में। नारों ने हरियाणा की राजनीति को बहुत प्रभावित किया है, नारे बहुत चलते थे यहाँ पे। देखो बात ये है कि जो नारे होते हैं ना, वो नारे मतलब सीधा कटास ऐसा किया करते थे कि जो एकदम से आदमी को छूता था और आदमी सोचता था ये हाँ वाकई में ये बात हो रही है। नारों ने ऐसा कमाल किए हैं हरियाणा कमाल में। किया। तो बाबूजी आप तो इकलौते ऐसे राजनेता जिन्होंने चौधरी बंसीलाल के भी साथ काम किया, भजनलाल के साथ भी किया और देवीलाल के साथ भी किया। और मनोहर लाल के तो साथ नहीं किया होगा? ना ना ना, डॉक्टर क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ भी किया। आप मान लो ये। अगर सेंटर की राजनीति तो अभी आपकी कितनी उम्र होगी? अब मैं 80 को क्रॉस कर गया। 80 को क्रॉस कर गए। तो देश आज़ाद हुआ तब आप छोटे ही रहे होंगे? देश आज़ाद हुआ उस वक्त मैं 5-6 साल का था। अच्छा, तो ज़्यादा और मुझे याद है मुझे याद है उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तोसाम आए। अच्छा, मुझे याद है वो बात। देखने गए थे आप उनको? और मैं देखने गया था। मैं मेरे पिताजी को करने लगा। वो मिलिट्री से रिटायर होकर आए। मोहब्बत सिंह जी ना, वो मेरे दादा थे। दादा थे। अच्छा, चौधरी रघुवीर सिंह। अच्छा, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, उससे रिटायर होके आए थे। अच्छा। तो वो मैं उनका आगे जिद करने लगा मैं जाऊँगा। वो वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, मैं काम का कोई कोई मार देगा तेरे को। अकेला था मैं, 5 बहनों में अकेला, तो इसीलिए ज़्यादा भी मेरा ध्यान रखा करते। मैंने कहा जी मैं जाऊँगा। और जैसे वो बच्चा जो रूठ जाता है, जब हाथ पर मारता ज़मीन पर लौट कर ये मारा, तो वो अच्छा भाई किसी की ड्यूटी लगाई, इसको खो पर बिठा के ले जाएगा, खो बिठा के लाओगा। अच्छा। और खो बिठा के दिखाओगा। खैर वो अच्छा हट्टा कट्टा था। किसी के वो भोजन मेरे को ज़्यादा था ही नहीं। अब भी आप हल्के फुल्के हल्का फुल्का था। तो वो मेरे को खो बिठा के ले गया। तो फिर वो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे एक बात उसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अभी तक याद है। देश आज़ादी की दहलीज के ऊपर खड़ा है, अंदर आने के लिए आपको सावधान रहना है। ये चीज़ें हैं। मैं आपके कपड़ों को देख करके महसूस करता हूँ, आपके चेहरे को देख करके महसूस करता हूँ, जवान आदमी की झुर्रियाँ आई हुई हैं, मैं ये नहीं रहने दूंगा। ये बात मेरे अब भी याद है। वो जो ये बात। बाबू जी फिर तो देश को आज़ादी भी मिली और आज़ादी में देश का बंटवारा हुआ और तोसाम क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मारकाट हुई थी। वही एक तो हमारे गांव का एक मार दिया तिल्ली, मुसलमान था। हाँ, जा रहा था, जाते को मार दिया। ये जाते को। अच्छा, गांव वालों ने मार दिया? पता नहीं किसने मार दिया। वो तोसाम से वो इसका मतलब पिनाई का काम किया करता था। एक ही परिवार था? एक ही परिवार था। पूरा परिवार मार दिया उसका ना? अच्छा। पिनाई का काम करके तोसाम से हमारे गाँव आ रहा था। रास्ते में एक वो जोड़ आता है, किसी ने बनी थी। किसने मारा किसी ने मारा, बहुत शरीफ आदमी था। सारे यूँ कहते हैं कि भाई इस आदमी को जो मारने वाला है ना जल्लाद है, पता नहीं कौन। वरना हमारे गांव में सिक्के भी हैं, लीलगर भी हैं, तेली भी हैं, अब भी हैं। तो वो बंटवारे में आप लोगों ने जाने नहीं दिए? वो जाने नहीं दिए उनको। अच्छा। सिर्फ उस बात पर उस प्रायश्चित करने के लिए उसको मार दिया ना, प्रायश्चित करने के लिए। बहुत शरीफ आदमी था रे? बहुत ही शरीफ आदमी था। याद है आपको उनका चेहरा? ना, मुझे याद नहीं। मैं गाँव के लोगों की ज़बान से जब मैंने सुना करता तो बहुत से, तो मुझे भी सदमा लगा करता, बच्चा था कि ये ऐसा क्यों किया। बदमाश आदमी को तो मार दो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हैं बहुत सी बंटवारे के दर्द हैं। ये तो बंटवारा बहुत सारे लोग गए उस समय, बहुत सारे लाखों लोग मरे। ओहो कितने मरे, बस पूछो मुझे बात। ऐसा तो वक्त है। सलाम तक बंद हो गई थी जी। तो वो कहने लगे
चौधरी बंसीलाल जी को लिए आए यहाँ पार्क कॉलोनी में तो थे हम। चौधरी बंसीलाल इधर पार्क कॉलोनी में ही रहते थे? ना, मैं तो पार्क कॉलोनी में आप पार्क था, कॉलोनी वो में होते रहते हैं। मैंने कहा जी तब तक ये घर बना लिया था उन्होंने विजय निवास? हाँ वो बना लिया था, वो तो बहुत पहले बना लिया। अच्छा अच्छा। वो तो छोटा मोटा काम तो इसने जो ना ये MLA बनाया था उससे पहले ही बना लिया था। अच्छा अच्छा छोटा वो बाद में विस्तार बाद में हुआ था। अच्छा। मैंने कहा जी हम बंसीलाल जी को मेरे पास क्यों यार, क्यों इतने बड़े आदमी को इस बात के लिए, जब मैंने फैसला ही कर लिया तो बोले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मैं ये ठीक है, जब हमने साथ रहना है हाँ, काम तो करना है, मुलाकात तो करवा देते हैं। मैं चले गया उनके नीचे, वो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में बैठ गया। एक जना बाजा 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 गया जी, वो आगे उसी वक्त आ गया, एक सेकंड ही नहीं लगाई। दुआ सलाम हुई। हाँ जी, मैं चौधरी साहब लोग तो जो ना कुछ आपसे लेने के लिए आते हैं, हमने देखा आप लेने के लिए यार, आपने दिया भी बहुत कुछ है, व्यक्तिगत तौर से भी दिया है, इलाके को भी बहुत दिया है। मैं आपसे कुछ लेने नहीं दिया, आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। जो मेरे पास पूंजी है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे और जो है ठीक है, मैं भी नहीं बोलूँगा, न्यू करके ना चले गए। चलिए शुरुआत होगी बस, इसके बाद में तो फिर रास्ते खुल गए। फिर तो रोज का मिलना जुलना शुरू। रोज जब तक मैं शाम को चौधरी बंसीलाल के पास शाम को नहीं जाता रहता ना, उस तक वो सो नहीं पाते थे। इतने वो घुल मिल गए थे, घंटों बातें करते थे। घंटों हज़ार की कोई भी मसला होता था शहर का या इलाके का, मेरी ड्यूटी लगाते थे, जा देख क्या इसमें असलियत क्या है, पता कर मुझे रिपोर्ट देना। इतना कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा। सारा हिसाब किताब। चुनाव जीत गए वो? चुनाव जीत गए, मैं भी जीत गया और वो भी जीत गए। उन्होंने जो चुनाव लड़ा था असेंबली का, मैंने चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट 2-3 साल 91, 92, 93 3 साल तक तो ठीक चला। 3 साल के बाद में जब यूँ होता है ना कोई बात, ये बात ऐसी है जो मेरे और बंसीलाल के बीच की है, ये मैं बताऊंगा नहीं आप। नहीं, क्या हुआ क्या? वो वही तो बता रहा हूँ मैं। ये तो पब्लिक लाइफ में तो सीक्रेट है नहीं कोई ना। ये तो मैंने जो ना सुरेंद्र को भी नहीं पता इस बात का कि हमारा क्यों होया। अच्छा, आपकी किसी बात में बिगाड़ हो गया उनसे? हो गया था। और वो भी ऐसा अगर मैं कह आया उसने, मैंने कहा जी ऐसी बात है ना तो मेरा आपके पास रहना भी ठीक नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तो। नहीं कहा कि मैं आ गया। ये अचानक हुआ या फिर कुछ दिन लगे इस बिगाड़ होने में? कुछ लोगों का हाथ रहा होगा फिर तो। एक किस्म से एक लॉबी जो थी, उस लॉबी ने बंसीलाल में सारे गुण थे। और अपना जो ना ये लक्ष्मी चंद ने एक बात कही है, वैसे मैं आपको बताऊँ, बड़ी मार्के की बात कही है। एक एक दोष लगा है सब में, देख चांद पर विषय। कोई आदमी जो ना नो वन इज कंप्लीट, कोई न कोई कमी उसमें है। बंसीलाल में सारे गुण थे लेकिन अवगुण भी था। यो अवगुण था कि कानों का कच्चा था, कानों के कच्चे थे। ऐसा तो बाबूजी सारे पॉलिटिशियनों के बारे में कहा। वो होगा, लेकिन मैं तो उनकी बात करता हूँ, मैं सारे देश की बात नहीं करता, जो मेरे साथ भी थी वही बात मैं करता हूँ। तो चलो उसके बाद में जो है ना, ऐसी बात नहीं है हमारा बिगाड़ होया। उसके बाद में हमने सुरेंद्र की मदद करी, बंसीलाल की मदद करी जी, किरण की भी मदद करी। कटुता हमारी रही नहीं, बात पर थी, एक ही बात पर थी कि भाई ठीक है आप। बंसीलाल भी संयम में रहा, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा कभी, कहीं स्टेज के ऊपर आज तक उन्होंने कोई भी गलत नहीं बोला? नहीं बोला, और नहीं मैं बोला कि मैं क्यों आया। तो ये जो ना हमारा जो एक किस्म से इन बिटवीन बंसीलाल मैटर था ये जी। ये तो आपने अविपा छोड़ने का फैसला कर लिया? मैंने फैसला कर लिया। फैसला करने के बाद में वो ताक में थे फजललाल एंड कंपनी, या तीसरे, क्योंकि इसके 3-4 MLA जो थे, या तीसरे लाल की एंट्री होती है। हाँ, वो ताक में थे ही।
इसके ये जो कुछ एमएलए 3-4 एमएलए तो जालिए थे ना, उसमें एक अपना धर्मपाल सांगवान भी था। और धर्मपाल सांगवान को इस बात का पता लग गया कि भाई मेरा जो है ना कुछ ऐसे कुछ है। धर्मपाल सांगवान दादरी वाले। वो आया मेरे पास, बोला जी ऐसे ऐसे थोड़ी बदनलाल आपको बुला रहे हैं। मैं क्यों बुला रहे हैं? मैं तो आज इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं छोड़ दिया, मैंने स्पीकर को लिख के दे दिया हिंदी में, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। बोले मिलने में क्या रहा है? मिलने में अच्छा, आप लोकसभा स्पीकर को लिख के दे चुके थे कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा, मैं इस पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। हरियाणा विकास तो बाबूजी उस समय ये कानून नहीं था क्या कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीते हो? अकेला अगर कोई था, वैसे तो एक सांसद कोई टू थर्ड का था वो उसमें तो, क्योंकि 84 में ही राजीव गांधी ने बना दिया था। हाँ, लेकिन आप अकेले थे सांसद? अकेले थे उसमें, उसको इसलिए कोई ये आप किसी को भी ये अप्लीकेबल नहीं था। मैं किसी को, मैं जो है ना किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता था। मैं अपनी पार्टी बना करके दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकता। तो आपने या मैं इंडिपेंडेंट था। स्पीकर कौन थे उस समय? स्पीकर शिवराज पाटिल था। शिवराज पाटिल को आपने लिख के दे दिया कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? उस वक्त लिख के नहीं दिया मैंने। उस वक्त ये कहा था कि मैं जो है ना इस पार्टी से मेरा संबंध नहीं है, खत्म। जवानी बात थी वो। उसके बाद में जो लिखा पढ़ी जो हुई ना, वो तो ये है कि मैंने अपने जो है पार्टी बनाई, एक जो सिस्टम है उसको मर्ज किया, फिर उसमें कांग्रेस। अच्छा, आपने पार्टी बनाई फिर मर्ज कर दिया? वो जो एक तरीका था उस तरीके के हिसाब से किया। लेकिन उस वक्त तक कांग्रेस के एमपी हो गए फिर आप? फिर कांग्रेस के एमपी हो गए। कांग्रेस के एमपी हो गए तो फिर भजनलाल का तो आप जानते हो, वो तो आदमियों को नाराज करना तो बहुत कम पसंद करता है। अच्छा, करता ही नहीं, नाराज नहीं करते थे? नाराज नहीं। एक बात तो उनके बारे में आपने मुझे पहले बताई थी कि वो माड़ी बात नहीं किया करते कभी भी। वो उसने कभी भी नहीं की ना, वो पसंद करा करते वो। ना बात करा। मैं आपको बताऊँ, उसकी एक मिसाल है। एक आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? उन्होंने ही, धर्मपाल जी ने करवाई ना? उस दिन उनका फ़ोन आ गया। अच्छा। धर्मपाल को तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं बीच में नहीं लेता भाई, मैं भजनलाल को तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा। मेरे को बीच में किसी भी चल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे बात करनी होगी मैं कर लूँगा। हाँ, उन्होंने जाके ये बात बता दी होगी, उन्होंने फ़ोन कर लिया? उन्होंने फ़ोन कर लिया। तो बोला जी मैं मेरा कहना देता हूँ, कौन आपको होगी तो आप ही जाएंगे, इनकार भी नहीं है। बात हुई, बात होने के बाद में फिर तो कर उसमें हुआ, काम भी खूब गया। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जब उन्होंने छोड़ भी दी, काम दिखी किया, वो रहे इतने। इसके बाद में जो है ना, ये जो इसका वारिस बना कुलदीप बिश्नोई, इससे मेरी नहीं बनी। इसके बाद में जो है ना भजनलाल के डेथ के बाद में मैं जो है ना उसको एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया। मैं तो 15 साल से यही देख रहा हूँ आपको, यही अब मैं गया ही नहीं। फिर मैंने कहा कि जब अब तो जो है ना वानप्रस्थ आश्रम ठीक है, और कोई नहीं, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, ठीक है बस। तो बाबूजी, जो राजनीति में आपका जितना भी ये समय रहा, इससे संतुष्ट हो आप? देखो जी, राजनीति में संतुष्ट तो नहीं, असंतुष्ट भी नहीं हूँ, लेकिन एक कसक है मेरी कि जितना लोगों ने मेरे को बनाया था ना, उतना मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि उस वक्त में जब इसमें मिल गया था, फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ में सारे गिर गए, सारे काम दाम ना, नहीं तो नहीं कोई, हाँ, नहीं तो कोई नया काम तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नया काम तो हरियाणा में ही शुरू नहीं हुआ। जो काम पद का बनना था उसको मेंटेन करने में ही लगे रहे। एक तो ये कसक रहेगी कि जो काम हम भिवानी में करना चाहते थे अपने इसमें, वो काम मैं नहीं कर पाया। ये तो मेरी जो है ना इसकी मेरे साथ ही जाएगी, ये मेरी ये जो इच्छा थी, कसक थी। क्योंकि अब चुनाव तो आप लड़ेंगे? चुनाव तो मैंने लड़ना नहीं। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरे दिमाग में नक्शा था करने का, मेरे दिमाग में नक्शे कई थे। सबसे पहले तो ये था कि इसके साथ साथ जो ये किसानों को जो तकलीफ हो रही है कनेक्शन लेने में, ट्यूबवेल लेने में, एक तो ये। दूसरी
जो यहाँ इंडस्ट्री लगनी थी वो इंडस्ट्री जो है ना पलायन कर गई थी, एक दो लगी थी, एक आधी फेल भी हो गई थी। इसलिए एक इसको इंडस्ट्राइज और एक बड़ा प्रोजेक्ट सेंटर का मैं चाहता था, जैसे हिसार में ये बना है, ये एरोड्रम बना है हिसार, और ये बड़ा ये डेवलप हो जाता भिवानी में हो जाए। फिर देवलाल ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपकी तो ओम प्रकाश जी के साथ बिगड़ी थी। ओहो, टिकटों का बंटवारा तो जो है ना वो ओम प्रकाश चौटाला ही कर रहा था ना। अच्छा। वो तो जब ये फैसला हो गया कि 5 सीएम बनेंगे जनता पार्टी के, ना इसके जो लोकदल के 5 सीएम बनेंगे बीजेपी के, उत्तरी भारत में ये फैसला हो गया था। उस फैसले में हरियाणा जो था वो देवलाल के हिसाब किताब से माना गया था कि भी देवलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवलाल तो वही करता था जो ओम प्रकाश चौटाला करता था। मतलब उनके प्रभाव में थे, उनके प्रभाव में मतलब कितना ही प्रभाव में था, उनके प्रभाव से तो वो निकल ही नहीं सके जी। और उनके प्रभाव में जितने रहे उतना ही उनको फायदा हुआ, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ जी। तो आपकी टिकट कटा दी? मेरी टिकट पत्ता काट दिया जी, टिकट क्या कटा दी? तो आपका दुख सा हुआ थोड़ा सा? ना, मैंने कह दिया जी बस टिकट काट दो, लोग मेरे साथ मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, निर्दलीय लड़ लिया? हाँ, मैंने निर्दलीय लड़ लिया। बंसीलाल के सामने? अच्छा, बंसीलाल को उसमें कांग्रेस से निकाल रखा था, उसने सुरेंद्र को लड़ा दिया, आज़ाद, मैं भी आज़ाद, दोनों आज़ाद। और बलबीर ग्रेवाल को फिर क्या करा, कोई पर्दे के पीछे को तिकड़मबाजी हुई। उस तिकड़मबाजी का असर क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह का पलवल प्रोग्राम था, मनीराम बागड़ी और कुछ आदमी जाकर के चौधरी चरण सिंह के कान भर दिए कि जी उम्मीदवार तो था हमारा जंगवीर और उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा है, वो बंसीलाल को हरा भी देगा, गलत टिकट बांटी गई, बलबीर को आप कह दो। बलबीर को साथ ले गए थे, कैंपेन से हट जाए, ये मैदान से हट जाए। अच्छा, तो तुमने ऐसा किया है, क्यों किया ऐसा? उनके ऊपर 5-4 तो उनके ऊपर डांट डूट मारी। तुमने किया क्यों? इसके साथ बेइंसाफी क्यों की आपने? जब भी आप कहते हैं कि भाई इसके पास की फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, बंसीलाल को हराने की स्थिति में है, तो फिर टिकट आपने काटी क्यों? दिन रह गए 3 अब सारे। कहाँ है बलबीर? बुलाओ बलबीर को। बलबीर को बुला लिया, बलबीर मैदान से हट जा भाई, मदद कर इसकी जंगवीर की। जब मेरा ऐसा था, उससे पहले चौधरी चरण सिंह से भी ठीक था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जब इसने बीकेडी बनाई थी उस वक्त मैंने हरियाणा में, और ख़ासकर भिवानी में, हरियाणा में तो मैं नहीं कहता, भिवानी में मैंने दादरी और आशीष का प्रोग्राम करवाया, भारतीय क्रांति दल के। हाँ। और उसका प्रोग्राम करवा करके सारा जो ना सारा कारोबार, देखभाल, कैंपेन, घूमना फिरना, लोगों को प्रोत्साहित करना, सारा काम मैंने किया था जी। मेरे साथ ये दूसरे भी आदमी थे, ये नहीं कि मैं अकेला था, लेकिन ये टीम जो है ना गठित करने वाला मैं था। और मैंने जो है ना दादरी प्रोग्राम किया, और फिर उनका खाना लंच उनका भिवानी किया, और लंच करवा करके फिर मैंने आशीष का प्रोग्राम किया। तो थोड़ा बहुत वो मेरी उनसे प्रेम था, दुआ सलाम था, प्रेम था। तो नहीं, इसके साथ तो आपने बेइज्जती ज्यादती करी है। चुनाव लड़ो भाई, बलबीर मदद करना जंगवीर की, और तो कहीं चलेगी। अब बलबीर को भी गुस्सा हो गया, अब बजाय मेरी मदद करने के वो दिल्ली चले गया। अच्छा। मैं उसको ढूंढता फिरूँ, एक दिन मेरा वो ख़राब हो गया, मैं ढूंढता ही फिरूँ कि मैं साथ लेके जाऊँ इसका, कभी ये तो बैठ गया मेरा हक में। अब तो उसका जनता पार्टी का गुस्सा हो गए, वो गुस्सा हो गया, उन्हें मिला नहीं। एक दिन तो मेरा ख़राब हो गया, दिन हो गए 2, उससे अगले दिन वो हो गया, तो मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ उससे। अगर वो नहीं बैठता, थोड़े से मतों से हारे थे तब। हाँ 10,000 कुछ ना जी, 2100 वोटों से सुरेंद्र सिंह से हार गया था मैं। वो एक दिन खराब ना होता तो 2100 बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि फिर क्या हुआ, लोगों में एक रिएक्शन बन गया कि जो आदमी सुरेंद्र से नाराज थे आदमी सुरेंद्र के। अच्छा। लेकिन किसी वजह से सुरेंद्र से नाराज थे, 2-4 हज़ार आदमी ऐसे थे, 2-4 हज़ार आदमियों का झुंड था ऐसा, जो सुरेंद्र से नाराज थे। सुरेंद्र ने उनको नाराज कर रखा था जी। उन आदमियों ने रास्ता तलाश करना था
क्योंकि सरकारी आदमी बन गए थे वह। सुरेंद्र के साथ रह के सरकार का मजा लिया था। उन्हें पता जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता पार्टी सरकार बनेगी तो बलबीर के साथ लग जाओ। यो हारे थे का, लेकिन इसका शक्ल दिखा करके तुम अपने काम निकाल लियो, अपना रुतबा बना लियो। तो वो 4-5 हज़ार आदमी बलबीर जी को वोट डलवा, बलबीर जी को वोट बैठने के बाद में भी, प्रचार होने के बाद में भी, मीडिया ने भी कह दिया वो बैठ गया। टेलीग्राम पे पैसे लेके आया था बलबीर को देने के लिए। मैंने कहा जी वो तो चला गया, मेरे को देते, बोला ना मेरे को तो बलबीर को देने के लिए हो रहा था। ना दे मैं, मेरे को तो लोग दे। उसमें मेरे ख्याल से 5-5 हज़ार रुपए की राशि दी थी होगी। कितनी थी मुझे पता नहीं, मैंने ना पूछी भी। मैंने कहा भाई अगर उसको ही देना था तो वो तो बैठ गया, कैंडिडेट तो है नहीं। बोला मैं जमा करा दूँगा, जमा करा दे। मेरे को देना तो मेरे को दे दे, नहीं अगर नहीं देना है वो तो बोला जी उसके नाम से आए तो मैं रन दे वही। मेरे पास तो बतेरे पैसे आ रहे हैं, लोगों ने दे रखे हैं। अठनी ले ली थी मैंने तो, अठनी ले करके चुनाव लड़ा था मैंने तो कितने रुपये इकट्ठे हो गए थे अठन्नी में? कितने आपको मुझे पता नहीं, मेरा तो वो जो नाम काम चल गया था, मेरा काम चल गया था, मेरी जो गाड़ी रुकी नहीं। ये इतनी बात जरूर है कि मेरी गाड़ी रुकी नहीं। तो वो जो उसमें अठन्नी में काम चल जाते थे हैं? अठनी तो बहुत बड़ी बात थी जी उस वक्त तो। अब तो अठनी का तो कोई मोल ही नहीं। अब तो आप भिखारी को दोगे वो भी नहीं लेगा। तो बाबू जी यहाँ से दो बात निकलती हैं। एक तो ये है कि जब चौधरी बंसीलाल से आपके दुआ सलाम बढ़िया थे तो आपको जेल में क्यों बंद किया उन्होंने? मेरे बढ़िया उस वक्त नहीं थे ना, मेरे तो उस वक्त यूँ था। अच्छा, 72 में मैं देवलाल की मदद करता था, बंसीलाल में मेरे से खुश क्यों होगा? अच्छा, तब मतलब 77 में उसके बेटे के खिलाफ मैं लड़ूँ तो मेरे से क्यों होगा खुश? फिर वो दुआ सलाम भी बंद हो गई थी? फिर बंद हो गई थी, फिर बंद हो गई कि मैं उन मतलब आमने सामने मौका नहीं मिला। वो चीफ मिनिस्टर बन गया, डिफेंस मिनिस्टर बन गया, फिर तो वो तो लोगों की पहुंच से परे हो गया ना। लेकिन बाबूजी उस जो 66 में आप सक्रिय हुए राजनीति में और आपको सत्ता में जाने का हिस्सेदारी का मौका मिला 96 में ना 91 में, बहुत लंबा समय ये 24 साल का, 24 साल मैं मतलब तो कहता था यह बात कि लोग कहते हैं कि 12 साल में तो रूढ़ी के भी दिन फिर जाते हैं, क्रोड़ी के भाग फिर जाते हैं। मेरे तो भाई 24 साल भाग वो गुड़े। और वो भी उस आदमी के साथ जिसके खिलाफ आपने राजनीति की। यही बात उसमें एक देखो कारण बना है। मैं उस वक्त 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी जी, उस वक्त मैं मलेरिया से पीड़ित था। तो वहाँ चौधरी बंसीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं हॉस्पिटल में था। मैं डॉक्टर शर्मा एमएल शर्मा से कहने लगा, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने कहा जी अब तो असेंबली लोकसभा भंग होगी और मेरे को यहाँ मत रखो, मेरे को दवाई दे दो, मैं घर पर ले लूँ। अच्छा, वीकनेस भी काफ़ी आ गई थी। तो उस वक्त चौधरी बंसीलाल के मुकाबले में जयनारायण वर्मा सामूहिक कैंडिडेट बन गया। तो से भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, उस वक्त वो सामूहिक सबका, सभी पार्टियों का, सभी पार्टियों के झंडे अपनी जीप गाड़ी पर लगाता था वो। अच्छा, जितनी चाहे जनसंघ हो चाहे और कुछ हो, जयनारायण वर्मा जी, जयनारायण वर्मा सभी पार्टियों के झंडे लगाता था। हालात ऐसे बन गए थे कि जितने जो कांग्रेस के खिलाफ लोग थे, खेमे में बटे हुए थे, वो एकजुट हो गए। अच्छा, एकजुट होने के बाद में चौधरी बंसीलाल भी घबरा गए। कौन सा साल था बाबू जी? 84 का चुनाव। घबरा गए तो उन की आपस में खुसर पुसर हुआ करती थी कि भाई अब तो कोई करामात ही बचा सकती है। उनके जो चेले थे वो बातें करते थे। तो रिलेशन तो उनके आदमियों से मेरे हमेशा मधुर रहे थे। उनके 2-4 आदमी मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात होगी, अनहोनी हो जाएगी अगर जयनारायण वर्मा यहाँ से बन गया तो। कास्ट की बात भी चली। मैंने कहा भाई कास्ट कुछ की बात तुम करो ना, मैं तो देखो कास्टलेस और क्लासलेस आदमी हूँ। मेरे से एक बात ये करो, मैं
जो चौधरी जगन्नाथ के साथ छत पे से एक साथ सोते हो हाँ हाँ। और यार हो तो कास्ट तो फिर मायने मैं तो रखती है। कास्ट तो मायने नहीं रखती, कास्ट की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको जो मेरे दिमाग में पिंच करती है कि अगर हम बंसीलाल को हरा देंगे तो इस इलाके का बड़ा भारी नुकसान होगा। अच्छा, ऐसा आपने कहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैंने फैसला क्या लेना मैं अभी नहीं बताऊँगा। अच्छा, तो मैंने उसके ऊपर चिंतन और मंथन किया जी कम से कम 2-3 दिन। अच्छा, कि भाई अब क्या होगा, वो कितना वो बात बनेगी, कितनी की नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोगों के बीच में क्या कहेगा। 17 साल से तो इसके खिलाफ दोनों लोगों को उकासता रहा है। तो मैं जो ना द्वंद्व में फंस गया, द्वंद्व में। लेकिन 2 दिन के बाद में द्वंद्व के ऊपर मैं हावी हो गया इस बात पर, इलाके की बात पर, कि इलाका को नुकसान नहीं होना चाहिए, तेरा नुकसान बेशक हो जाए जी। वो रोज़ाना आते सुबह शाम जी, आप बताओ जी क्या क्या फैसला लिया, बताओ जी क्या फैसला लिया। तो आप लास्ट डेज में जो ना वो आए तो मैंने कहा भाई फैसला ले लिया मैंने, मैं चौधरी बंसीलाल की सपोर्ट करूँ। अच्छा, आपने हाँ, इलाके के लिए इलाके आपका के मन डोल गया। हाँ। और आपने उस आदमी का फैसला करने का फैसला ले लिया जिसके खिलाफ राजनीति की। 17 साल तक राजनीति तौर से थी। वो मुझे उन्होंने चेतना सदन में दफ्तर बना रखा था यहाँ अखबार वाले के यहाँ। बाद में तो उसका रगड़ा भी खूब लगा, तो 3 पीढ़ी हुई जेल में निशा में। हाँ, निशा में चेतना वाले में उसी का रिजल्ट था कि उसने दफ्तर क्यों दिया वहाँ। किसका दफ्तर दिया उन्होंने? देवीलाल को। देवीलाल को। तो वहाँ मेरे को वो तो देवीलाल आके कहने लगे भाई आपकी राव वीरेंद्र से भी थोड़ी बहुत बैठ उठ है, अपने यहाँ प्रोग्राम करवा ले। जी। तो सामने राव वीरेंद्र जो राव इंद्रजीत के हाँ 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 पिताजी, उस वक्त उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बना रखी थी। तो मेरा उनके यहाँ भी अच्छा नाम रहा था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे हैं बंसीलाल जी के मुकाबले में जी, और आप पार्टी भी बना रहे हो, तो थोड़ा बहुत मदद इनकी कर दो, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी मदद मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी मदद। बोला कहाँ फंसा रहा है वो मेरे को इसके साथ, उसका सीधा ये था अक्खड़ सा जवाब। आपकी मुलाकात थी उनसे? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी। मैं उनके गुरु बुक्स में था। अच्छा, इस इलाके में मैं ही था उसका नंबर 1। तो मैंने कहा जी उस बात को छोड़ दो, आपको तो आना है। बोले आप कहते तो आ जाऊँगा, एक जगह प्रोग्राम करूँगा। मैं कहा जी 2 जगह कर दो, जो हीरो के वोट हुआ। बोला एक ही जगह करूँगा, बीरन में, बीरन सेंटर है हीरो का, उस हल्के मुझे पता है। तो मैंने उनका फिर वो बीरन में प्रोग्राम करवाया। सो देवीलाल ने मुझे कहा था, मैं उनके सामने ही फ़ोन किया था मैंने। अच्छा। तो राव वीरेंद्र एक प्रोग्राम करके गई थी वहाँ। उसके बाद में तो फिर जो है ना मैंने LLB ज्वाइन कर ली। अच्छा। LLB ज्वाइन करने के बाद में 2 साल हुए थे। 74 में एकेडमिक होता है, एक प्रोफेशनल होता है इसमें। 2 साल का एकेडमिक होता है जी। एकेडमिक मैंने कर ली थी और एग्ज़ाम दे करके आया था। आकर के मैं यहाँ पार्क कॉलोनी में तो जगन्नाथ के पास रुक गया। उन्होंने बोला सुबह जाइएगा, कई दिन हो गए जगन्नाथ के पास। हाँ, अच्छा, या पार्क कॉलोनी में। अच्छा। और रुकना तो क्या था, वो छत के ऊपर जो दरी घेर के अपने सो रहे थे, अपना मजे बातें मार रहे थे, गप्पे सप्पे मार रहे। सुबह जो ना थानेदार आया, जगन्नाथ को लेके जाने लगे। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हो? इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी की बता रहे हो। अच्छा, तो सो रहे थे आप? तो 72 के बाद में तो 74 हो गया ना फिर। हाँ। 2 साल का अर्सा, 2 साल में वहाँ लगा दिए 76 में जी। तो उस वक्त वो पुलिस वाले उनको ले जाने लगे। मैंने कहा बोले जी आप? मैं आई एम सो जंगवीर सिंह। बोले आपके इंचार्ज थे, हम तो बीकानेर तक आपको ढूंढ दे रहे। आपके ना तो टोन लग रहे थे वो हैं? हम तो बीकानेर तक तो तलाश करके आ गए थे, आपके तो इंतजार थी। वो ठीक होगा, दोनों थे आगे। इधर से ईरान के पास भी एक
5 आदमी भेज रखे थे। वो भी तो आपके पड़ोसी ही थे। पड़ोसी थे भी, पार कॉलोनी बनाया करते थे वो। तो वो ये रात मैं वो तीनों को बैठा करके ले गए। उसके बाद में आपने अच्छा परिचय दिया उनको अपना। वो कहते ये मैं तो खुशी वैसे पूछ रहा, मैं क्यों ले जा रहे हो, क्या कर दिया इसने। हाँ। ये तो सिद्ध आदमी, पॉलिटिकल आदमी है, अपने लोगों के बीच में रहता है, अपना मस्त आदमी से अपना शाम को मार के ठहर रहा अपन सो जाए ठीक से। के बाद एक हमारा जैसा आदमी आ जाए उसका भी काम चल जाए। खैर नहीं आओ वैसे। उसके बाद में तो फिर मीसा बड़ा, आपका भी मीसा लग गया? चक्कर लग गया, मीसा लग गया। हाँ। मीसा लग गया तो मैं ये समझो कि जेल में उस वक्त दिसंबर से 25 जून को लगी थी। 25 जून को लगी थी ना। तो जून को 25 जून से लेकर के 12 फरवरी तक हिसार जेल में रहा। अच्छा, आप हिसार ले गए? आपको हिसार लेके सीधे उस जेल में जो है ना भिवानी के कम से कम 20 आदमी होंगे, और उस राजनारायण भी था, और ओम प्रकाश चौटाला भी था, और उसका छोटा भाई जगदीश भी था हमारे साथ ही। जगदीश को तो जमानत करके ना किसी तरह से चौधरी सुल्तान सिंह से मिला करके सर्टिफिकेटिंग करके जगदीश की तो जमानत करवा दी। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे पास रहे। अच्छा। तो उसको बहुत गहराई से देखा, क्योंकि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक साथ रहता है ना, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और बुराई सारी सामने आ जाती है। अच्छा, आप लोग एक सेल में रहे? सेल का मतलब ये एक प्रेमिसेस में, और इकट्ठे रहे? कमरे अलग थे। हाँ। प्रेमिसेस अलग था, उससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा। तो सुबह शाम में बैठते उठते थे। शाम को 8 बजे जो होना BBC सुनते थे। मार्क टुली बांग्लादेश से रिपोर्टिंग करता था। कहाँ से करता था पता नहीं, लेकिन 8:30 बजे झूम जाते थे। तो वो और बाकी तो ऑल इंडिया रेडियो पे भरोसा नहीं था? ऑल इंडिया रेडियो पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, सुनते ही नहीं थे। उसके बाद में शाम को जो ना खेलते थे। ओम प्रकाश चौटाला को हम रेफरी बनाते थे। रेफरी? सिट्टी आप बजाओगे गलती हो जाएगी तो। हाँ, क्योंकि वो खेल तो सकते नहीं थे। सिट्टी बजाना काम उनका। कुर्सी मंगवा कर उसको बैठा देते थे। वो वॉलीबॉल खेला करते थे, और तो कोई इतना बड़ा प्ले ग्राउंड था नहीं। तो मैंने कहा गलती करो, सिट्टी बजा दी आप। तो सिट्टी तो खूब बजाई होंगे? सिट्टी तो बजाई थी, फिर हमारी भी सिट्टी बजा दी। आपकी भी सिट्टी बजा दी? सिट्टी क्या बजाई मैं आपको बताऊं कि ये XMLA ओबरा से चंद्रभान जी और ओम प्रकाश चौटाला दोनों एक दरख्त के नीचे गर्मी भोजन थे। और श्रीमान जगन्नाथ जी एक खेल थी, खेल में पानी था, नहा नु करके धोती खो गिर के आने लगे था। इनकी डिस्कशन हो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ये है, कम्युनिस्ट पार्टी ये है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहीं, जगन्नाथ जब उसके नज़दीक से गुजरा तो उसने, ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये कम्युनिस्टों के खिलाफ कोई कमेंट्स किया कि कम्युनिस्ट तो जो है ना 5 स्टार होटल के मालिक होते हैं, फलाना होता है, देखड़ा होता है, वो थोड़ा गुस्सेल था जगन्नाथ। उसने कहा कि भाई तुम कौन से गाइड्स हो? अच्छा। थारे बाकी वो से थारा कौन कमानिया से इतनी जो रोज़ाना गाड़ी चल रहा है, इतना तेल खोसो, तुमको ले आओ। बस इतनी बात थी। वो और कोई ज़्यादा गहराई में उसने ये पूछा नहीं, क्योंकि जगन्नाथ को तो ये 5वां बेटा मानते थे। क्योंकि जगन्नाथ जब 62 में MLA बना ना, तो उस वक्त देवीलाल को MLA की ज़रूरत थी, तो ये जो है ना उनके कम में था, और इसको बहुत कॉन्फिडेंस में था देवीलाल के। अच्छा, जो जगन्नाथ को बहुत कॉन्फिडेंस में था। तो ये जो है ना, जब ये उसने सुनी तो वो ही वाज स्टंट कि ये जगन्नाथ के मुँह से ये बात कैसे निकली है। मेरा जगन्नाथ तुम ऐसे बात कैसे करता है? क्यों? बोला मैं मेरी ज़ुबान बंद कर रखी, जेल में तो आया गया, जेल में जड़ करेगा, इस किस्म की बात होगी। खैर उनकी वो चल गई, बनने पे बीच बचाव कर दिया। अच्छा। बीच बचाव कर दिया। फिर चौधरी ओम प्रकाश मेरे पास आए। मेरी अलग अलग सेल थी, हमारी कमरे अलग अलग थे। अपनी मर्जी से जब सो जाओ, पढ़ना हो जो पढ़ लें। ब्रजंग मेरी एक बात है, मैं बोलो।
तो जगन्नाथ से बात नहीं करेगा। अच्छा। मुझे क्यों? बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैंने कहा जी आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से तो मैं चलता नहीं। अच्छा। मैं तो मेरी पसंद के हिसाब से चलूँगा, नंबर 1। नंबर 2, हम बंसीलाल से हमारी लड़ाई है। हाँ। और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे और मैं बातें नहीं करूँगा इससे, तो ये तो मेरा राइट हैंड है। बात नहीं करूँगा तो ये कटुता बढ़ेगी। हम मिल करके बंसीलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, इखलाक ये है, आपको पसंद नहीं होगा, मुझे तो पसंद है। मैं किस नाते से न्यू कर दूंगा, जा भाई मैं तेरे से बात नहीं करता, तेरा मैं बहिष्कार करता। कैसे कहूँ मैं ये बात? मैं, मेरे बस की बात नहीं है ना, मैं इस जमीन का आदमी हूँ। मैं तो सीधी बात है, जो मेरे से प्यार से बोल रहेगा मैं उससे प्यार से बोल लूँगा, जो मेरे से प्यार से नहीं बोलेगा उससे मैं बोलना बंद कर दूँगा, लेकिन बुरी बात उसकी फिर भी नहीं कहूँगा। अच्छा। मेरी आदत यही है। आपने बोल दिया चटोला साहब उसको बोल दिया। उस दिन से हमारे उसका बिगाड़ हो गया, और उसका नतीजा क्या होगा? 77 में हमारी टिकट काट दी। अच्छा। 77 में टिकट का मैं उम्मीदवार था, उस वक्त हमारी टिकट काट दी। उसका एक कारण तो ये था कि चौधरी टेकराम को मुंडाला से चुनाव लड़वाना चाहते थे। टेकराम के लिए उनकी रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारी थी। पहला तो फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर मेरी भी ऐसी तैसी करनी थी। तो आप लोक दल में थे ना, जनता पार्टी में? जनता पार्टी में थे ना सारे उस सभी। वक्त। तो आपकी टिकट तो शाम से कट गई? मेरी काट दी। किसको मिली? बलबीर ग्रेवाल को। अच्छा। उनको तो फेंक दी। वो जीते थे ना बाबरा वाला ना जी, जीतने का काम था। अच्छा। मैं बताऊंगा आपको। उसको दे दी। उसको क्यों दे दी? क्योंकि चौधरी चरण सिंह के साथ उसके ठीक लाइजन था। चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवलाल को ये कह दिया कि बलबीर का ख्याल रखना। अच्छा। इसको टिकट देनी है। अब चौधरी देवलाल चौधरी चरण सिंह का किसको दे टिकट? मतलब उसकी हुक्म अदुली नहीं कर सकता था। उसने तो उसको भी ओबलाइज करना था। और उसको आगे कहा, उसने मैंने टिकट दे दी है जी। ये नहीं कहा कि भाई मैंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए मैंने। 1966 में हरियाणा अलग बना, और 1966 का पहला चुनाव तो शाम से चौधरी बंसीलाल ने जीता, मनीराम जी के कोहरा के। हाँ, नंबर 2 मनीराम शर्मा था। हाँ। उस वक्त दूसरा जो चुनाव हुआ नंबर 3 में था उस वक्त, 1968 का। हाँ। अच्छा, आपने 67 का चुनाव लड़ा आपने? हाँ हाँ, उसमें लड़ा। मेरा मतलब नंबर 2 में मैं तो थोड़े से वोटों से थोड़ा पिछड़ गया था। अच्छा। और मनीराम का, क्योंकि वो उस वक्त कहाँ के थे ये मनीराम जी? मनीराम शर्मा बापोड़ के थे। अच्छा। और ये बेल्ट जो ना, जो भिवानी के चारों तरफ बेल्ट जो तो शाम हल्के की लगती थी, इसमें ब्राह्मण और राजपूत की आबादी ज़्यादा है। और इस इलाके से ही उसको वोट मिले थे। तकरीबन ब्राह्मण और राजपूत के वोट उनको मिल गए थे। इसलिए वो तो मेरे उसका फर्क गया। बाकी रहे उधर वो दूसरा चुनाव आपने कब लड़ा? 68 में जो मीटर में इलेक्शन हुआ, राव वीरेंद्र की सरकार की। तो आपकी पार्टी कौन सी थी उस समय? उस वक्त मैं मनीराम बागड़ी जी आए थे मेरे पास जी। पहला चुनाव तो था, ये था कि अक्सर उसमें के थे। अच्छा। कर्नल जनरल सारे जो है ना, कुर्सी गाल के ट्रैक्टर में घुमा करते थे मेरी सपोर्ट के लिए। आपकी सपोर्ट में? हाँ। अच्छा। फिर दूसरा इलेक्शन था उस वक्त, जो थोड़ा बहुत राजनीतिक तौर से जिसका अस्तित्व था इस इलाके में, वो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के थे। उसके नेता हुआ करते मनीराम बागड़ी। समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, SSP, जो डॉक्टर लोहिया ने बनाई थी। सोशलिस्ट पार्टी के 2 फाड़ हो गए। एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई, एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वो शिष्य थे मनीराम बागड़ी। और मनीराम बागड़ी उस वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय थे अपोजिशन में। अच्छा। और उसके हिसाब किताब से वो मेरे पास आके कहने लगे कि आप चुनाव हम अपनी पार्टी से लड़ाएंगे। अच्छा। तो मैं लोहिया के विचारों से तो मैं प्रभावित था ही। अच्छा। मिले भी थे कभी? अवसर मिला? बहुत बार। हाँ, बहुत बार भगवान को प्यारे हो गए जल्दी ही। लेकिन वो उसकी विचारधारा और उसके नारे जो स्लोगन लोगों को दिया करते थे, उसके स्लोगन ही उसका जो है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो होता था। उसने जो है ना सबसे पहले क्या था, ज़मीन किसकी वो उसकी। इसका मतलब ये है कि जो काश्तकार है
जो कास्ट करता है जमीन का असल मालिक तो है। अच्छा, ये नारा लोहिया जी का है। नारा लगा। इसके बाद में अपने देश में अपनी भाषा ये है राष्ट्र की परिभाषा। अच्छा। मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि इस देश में हिंदी का वर्षा बढ़े, अंग्रेजियत को छोड़ें लोग। और ये जहाँ तक कारखानेदारों के लिए थी, उस वक्त उनका नारा होता था आधे से कम न डेढ़ से ज़्यादा। अच्छा। ये है समाजवाद की परिभाषा। मतलब ये है कि जो कमाई करते थे वो कहते थे कि एक जो पेंसिलिन का टीका है उस वक्त ये यही था ज़्यादातर एंटीबायोटिक के हिसाब के साथ। फिर बाद में तो ये फेल हो गया, फिर तो दूसरे और हो गए, क्योंकि पेंसिलिन तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट अलग सा बुरा लगेगा। तो वो ये कहते थे कि एक वो जो 10 पैसे का जो ये बनाने में लगता है, ये गरीब को 1.5 रुपये में मिलता है। क्यों? मुनाफा लो, लेकिन 1.5 से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा और 1.5 से ज़्यादा, आधे से कम और 1.5 से ज़्यादा। ये था उनका। मेरा मतलब कहने का ये था कि इस किस्म की स्लोगन जो होते थे ना, वो उस पार्टी की विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते थे। और उससे मैं, क्योंकि ये एक दफ़ा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जिक्र हुआ, तो वाई चौहान ने ये कहा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कि भाई जब आदमी जवानी में होता है ना, उस वक्त तो सारे कम्युनिस्ट होते हैं। अच्छा। मतलब जज्बात उसके, मतलब प्रोग्रेसिव, हर जवान आदमी के जज्बात कम्युनिज्म से जुड़े होते हैं। हाँ, वो तो सारे कम्युनिस्ट होते हैं। मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव होते हैं जी। और मैं भी जो ना ये लोहिया का था बीच का, न पूंजीवाद और न ही सारा पूरा ये, तो इसका बीच का मिक्स्ड इकोनॉमी जो पंडित नेहरू ने चालू की थी जी, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी थोड़ा ये था कि मजदूरों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए उसमें, मुनाफे में भी। अच्छा। ये उनका, तो मुझे ये जो ना प्रभावित करती थी, इसलिए मैंने ये इस किस्म के हालात को देखते हुए मैंने देखा इस वक्त और तो पार्टी को ही नहीं सी, तो उस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा 68 का और 1100 वोट का, मतलब हाँ 1100 कुछ वोटों से आप आ रहे थे। लेकिन उस समय तक चौधरी बंसीलाल थे, वो कोई स्थापित नेता तो नहीं थे? स्थापित नेता तो नहीं थे, लेकिन एक बात है क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी में खासकर गुलजारीलाल नंदा के बहुत करीबी थे वो। और क्योंकि ये जो है ना राज्यसभा में बने थे, तो गुलजारीलाल नंदा का राज्यसभा में आना जाना था, उसका किस तरीके से उनका मेल जोल हो गया। और वहाँ जो कांग्रेस हाईकमान थी, वो कांग्रेस हाईकमान में जो मेरे जैसे नए नए आदमी आते थे, वो बंसीलाल के गुण गाते थे कि कभी नंदा जी के थ्रू जो ना आपका काम निकल जाएगा, ये नज़दीक है नंदा जी के हैं। तो उस वक्त एक किस्म से एक स्टेटस बंसीलाल का बन गया था। अच्छा, और मैं था बिल्कुल नया। आप नए थे? मेरे पास न तो कोई, आपकी मुलाकात भी नहीं हुई थी बंसीलाल से उस दौरान? कोई चुनाव में 1-2 दफ़ा दुआ सलाम होती थी। अच्छा, हमारी होती थी? हाँ, दुआ सलाम होती थी, कोई कटुता नहीं थी। आपस में बड़े मतलब खिलखिला करके हंसते थे हम, कि कभी उसकी बात पर मैं हंसता था, कभी मेरी बात पर वो हंसते थे। और कई दफ़ा मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन जैसे ऐसी थी जैसे ताश का खेल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, लड़े इतने लड़े, मेरी तरफ काम कर गई तो भाई ठीक है हंस पड़ी सारे, उसकी तरफ काम कर गई तो भी हंस पड़ी। अच्छा। तो यही बात थी। इसके बाद और उसके बाद में जो है ना, मतलब हमारी पॉलिटिकली विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन सामाजिक तौर से हम जो ना बिल्कुल नज़दीकी थे, क्योंकि उनका गांव और चौधरी, इनके पिताजी मेरे दादाजी के पास आते जाते रहते थे। अच्छा। बड़े मोहर सिंह जी? हाँ, मोहर सिंह जी बड़े अच्छे। और मैंने जो है ना उनको जो है ना चाय लाया करके, मैं बच्चा था, मेरे हाथ में दे दिया करते, जा भाई चाय दिया, मैं दिया करता, नमस्ते करके चाय पकड़ा दिया करता था। तो ऐसे नहीं सामाजिक तौर से हमारा मतलब। अच्छा, फिर 72 का जो चुनाव था वो तब तो चौधरी देवीलाल अडवाणी तो। अब इस पर आते हैं कि चौधरी देवीलाल का ख़ानदान ने तो चुनाव लड़ने की एक किस्म से हुनर है। अच्छा। वो
वो अंडमान निकोबार से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो सीकर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो या तोशाम से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब ओम प्रकाश चौटाला ने एक दिन कहा कि चुनाव तो हमारा जो ना वो है, हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं। तो उस वक्त उन्होंने एक किस्म से अपना पॉलिटिकली एक स्टेटस बनाने के लिए एक स्टेप लिया उन्होंने, चाहे वो उसका नुकसान हुआ फायदा हुआ तो आगे की बात है। इसने जो ना चौधरी भजन लाल भी यहाँ एक एस्टेब्लिश हो रहे थे, चौधरी भजन लाल तो थे ही एस्टेब्लिश। उन्होंने सोचा दोनों जगह चुनाव लड़ करके नाम बन जाएगा। उन्होंने आदमपुर से भी पर्चा भर दिया और उन्होंने तोशाम से भर दिया। अब तोशाम से भर दिया, मैं भी उम्मीदवार था। अच्छा, आप भी लड़ रहे थे उसमें? ना, मैं उम्मीदवार था, मैंने कैंडिडेट नहीं बना था मैं। अच्छा। तो उस वक्त वो मेरे पास आए चौधरी देवीलाल, मेरा उस वक्त दफ्तर था सराय चौपटा में, मेरे बागड़ी को लेकर के। मैंने कहा जी हो भाग धन्य भाग, आप मेरे पास किस लिए आए हो? बोला जी आपने, मैंने फार्म भर दिया था उसको। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि ये चुनाव लड़ेंगे। बोला फार्म उल्टा ले ले। मैं जी फार्म उल्टा के मैं तो सर उल्टा करके खड़े हो जाऊँगा, आप जैसे नेता मेरे पास आए। हाँ, तो मैंने बोला मुझे अभी 1 मिनट लगाऊंगा मैं। तो मैंने सुना थोड़ा, आपने कहा था, मीटिंग हुई थी जब आपने कहा था कि आपने चुनाव लड़ना है। अच्छा, मनीराम जी को? मेरे को कहा था चौधरी देवीलाल ने। अच्छा। ये जो ना मिंटो ब्रिज के पास में एक रणजीत होटल था, उस रणजीत होटल में हमारी जो ना सारी जो ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितनी पार्टियां थी उसमें आर्य समाज भी था। अच्छा। तो उस वक्त ये फैसला कर लिया कि भाई तन्ने तो शाम से आर्य समाज की टिकट से चुनाव लड़ना है आपको, मेरे को। ये बात हो गई थी। अब फिर इसके बाद में जो ना चौधरी देवीलाल का मन बन गया, रात को ही बन गया। मुझे तो ये कह दिया, मैंने आते फार्म भर दिया। फार्म भर दो भाई। हाँ, फार्म भर दो। रात का उसका मन गया, मेरे पीछे वो आगे तो मेरे को आगे करने लगे, विड्रा कर ले। मैंने विड्रा कर लिया, कोई बात कौन सी। तो मुकाबला अब बंसीलाल जी का और देवीलाल जी का मुकाबला हुआ है। मैंने कहा जी एक बात, मुकाबला क्या हुआ? 20,000 वोटों से आ रहे हैं। मैं बताऊँ, मैंने बताया था माजी, बात ये थी कि मैं वोट लूँगा और आपको वोट दिलाऊँगा, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। और आप ये मत करना, हम पूरी ताकत लगाएंगे लेकिन वोट आपके बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कितने आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे। लेकिन ये ठीक है कि जो ना आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये इस इलाके की तकलीफ़ों को तो समझाओगे। हो सकता है कि आगे आपको भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, मैंने ये कहा, हो सकता है कि आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए, तो इस इलाके का ख्याल रखना।